दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी है। यहाँ से करोड़ों आदमियों का जीवन संचालित होता है। सारे देश का रुपया सिमटकर दिल्ली में आता है और यहाँ से फिर वितरित हो जाता है। भोजन, वस्त्र, शांति, न्याय, सुख सुविधा, ये सब सारे देश को दिल्ली से वितरित होते हैं। यहाँ कानून बनते हैं, यहाँ परमिट बनते हैं, यहाँ रुपया लुटता है। बनाना या तबाह करना, हंसाना या रुलाना, बसाना या उजाड़ देना, यह सब कुछ अक्षरों के हेर फेर से हो जाया करता है यहाँ। अंग्रेजों ने प्राचीन मुगलकालीन वैभव, संपन्नता और विलासिता को अछूट रखा था यहाँ पर। देश के राजे महाराजे यहाँ रहा करते थे। बड़ी बड़ी दावतें यहाँ होती थी, शराब के दौर यहाँ चलते थे, बड़े बड़े होटल यहाँ, बड़े बड़े महलों को मात देने वाली कोठियाँ यहाँ, नित्य नाच गाने यहाँ होते हैं। लेकिन अब बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है इस दिल्ली में। राजाओं और रईसों का यहाँ अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया। न जाने कहाँ लोप हो गए हैं वे सब। उनकी कोठियों में बड़े बड़े सरकारी दफ्तर खुल गए। आज यह नगर राजनीतिज्ञों, विधायकों, सरकारी अफसरों, व्यापारियों और ठेकेदारों का शहर बन गया है। देश की संपन्नता के साथ साथ इस नगर का भी विस्तार बढ़ता जा रहा है। वैभव और विलासिता के केंद्र भले ही बदल गए, लेकिन वह अपने विस्तार में निरंतर रत है। मुझे व्यापार के सिलसिले में सरकारी अधिकारियों से कुछ काम था। कंट्रोल और परमिट, लाइसेंस आदि न जाने कितने झगड़ों को लेकर मैं कानपुर से दिल्ली पहुंचा था। उलझन को सुलझाने में कुछ समय का लगना अनिवार्य था। फिर व्यापारिक संघर्षों से मैं बुरी तरह थक गया और मैं कुछ आराम भी करना चाहता था। इसलिए एक महंगे और शांत वातावरण वाले होटल में मैंने 1 सप्ताह के लिए एक कमरा रिजर्व करा लिया था। जिस समय मेरा असबाब होटल के उस कमरे में लाया जा रहा था जो मेरे लिए रिजर्व था, एक स्त्री मेरे कमरे के बगल वाले कमरे के सामने बैठी हुई चुपचाप सामने वाली लॉन की तरफ एकटक देख रही थी। कुछ चिंतित सी थी, कुछ अन्य मनस्क सी। उस समय शाम हो रही थी और दिसंबर की सर्द हवा में एक प्रकार की कपकपी आ गई थी। मैं बरामदे में खड़ा टैक्सी से उतरते हुए अपने असबाब को देख रहा था, लेकिन कौतूहलवश मैं कभी कभी उस स्त्री को भी देख लेता था। उस स्त्री ने भी उसी प्रकार अन्यमनस्क के भाव से मेरी ओर देखा। हम दोनों की नजरें अनायास ही मिल गईं। उसकी वह पहली नजर मुझे अभी तक याद है। मेरे समस्त शरीर में मादकता से भरी पुलकन की एक तरंग सी दौड़ गई थी। उस नजर में कौतूहल था, उत्सुकता थी या उदासीनता थी, यह मैं नहीं जान सका, क्योंकि उस समय उसकी हिरणी की सी बड़ी बड़ी आंखों में एक चमक थी, आत्मविश्वास की एक गहराई थी और इनके अलावा कुछ और भी था जिसे न मैं समझ सकने के कारण मैं अपने से ही बरबस उलझ पड़ा और मैंने घबराकर जल्दी से अपनी दृष्टि हटा ली। इस प्रकार किसी अनजानी स्त्री पर अपनी दृष्टि डालना मेरे सभ्यता और संस्कृति के विधान में अशिष्टता का द्योतक माना जाता है। उस समय तक मेरे असबाब कमरे में रखा जा चुका था। मैं अपने कमरे में चला गया और टैक्सी का किराया देकर मैंने अपना असबाब खुलवाया। इस बीच गर्म पानी मेरे कमरे में आ गया था। सफ़र के बाद स्नान करना नितांत आवश्यक है और मैंने भी उस समय स्नान किया। स्नान करने के बाद नौकर को चाय लाने के लिए कहने को मैं कमरे से बाहर निकला और बरामदे में खड़ा हो गया और मैंने देखा कि वह स्त्री उस समय भी उसी तरह अपने में खोई हुई लॉन की तरफ देख रही थी। वह कहीं बाहर जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसका कमरा बंद था और उस पर ताला पड़ा हुआ था। वह अच्छी तरह सजी धजी थी। मैं कह सकता हूँ कि उस समय वह अनिद्य सुंदरी दिख रही थी। उसकी आंखों में मस्ती से भरा एक उद्वेलन था। संभवतः वह किसी की प्रतीक्षा कर रही थी। कौन है वह जिसकी वह प्रतीक्षा कर रही है? कौन है वह स्त्री स्वयं? यह सब मेरे लिए एक रहस्य बन रहा था। होटल का नौकर चाय ले आया और मुझे चाय पीने के लिए कमरे में जाना पड़ा। मैं चाय पी ही रहा था कि मुझे बरामदे में कुछ स्वर सुनाई पड़े और बीच बीच में उठने वाली उन्मुक्त हंसी। फिर एक गहरा सन्नाटा। न जाने क्यों जल्दी जल्दी चाय समाप्त करके मैं बरामदे में निकल गया। मैंने देखा कि वह स्त्री वहाँ से जा चुकी है। मैं चुपचाप मुरझाया हुआ सा बरामदे में खड़ा हो गया। वह स्त्री चली गई। जाने के लिए तो वह तैयार ही बैठी थी। फिर मुझे बुरा क्यों लगा और मुझे अपने ऊपर आश्चर्य हो रहा था। उसके चले जाने से मुझे बुरा लगने की आखिर क्या बात थी? एक अनजान स्त्री, उसके प्रति मुझ में यह लगाव कैसे आ गया? मैं बरामदे में खड़ा हुआ उसके कमरे की ओर देख रहा था। होटल का बैरा चाय के बर्तन लेने आया। उसने मुझे कौतूहल के साथ देखा, लेकिन मुझसे कुछ कहा नहीं। चुपचाप वह कमरे के अंदर चला गया। चाय के बर्तन लेकर वह कमरे से बाहर निकला। मैं वहाँ वैसे ही बेखबर और बेहोश खड़ा था। उसने मेरी बेहोशी तोड़ी। साहब, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो घंटी बजा दीजिएगा, और चाय के बर्तन लेकर मैं जा रहा हूँ। मैं चौंक उठा। मुझे ऐसा लगा कि बैरे के मुख पर एक मुस्कान है, बड़े कुरूप व्यंग्य से भरी, जैसे उसे मेरी मानसिक स्थिति का पता हो, और बैरा चला गया। मुझे अपने ऊपर क्रोध आ रहा था, अपनी कमजोरी पर। मुझे अपने ऊपर हंसी आ रही थी, अपनी मूर्खता पर। भारी मन से मैं कमरे में लौट आया। मैंने कपड़े पहने। रात गिरने लगी थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। घड़ी में केवल 6 बज रहे थे। मैंने ट्रेन में ही तय किया था कि उस शाम को मैं पिक्चर देखूंगा, लेकिन उस समय पिक्चर जाने की तबीयत नहीं थी। छाया चित्र का एक निर्जीव नाटक। मैं हंस पड़ा। मुझे उस समय लग रहा था कि बहुत जल्दी मुझे एक सजीव नाटक देखने को मिलेगा। वह सजीव नाटक उस स्त्री से संबंध होगा।
लेकिन अकेले उस कमरे में बैठे रहना मेरे लिए असंभव था। मैं होटल से बाहर निकला। हवा में एक तरह की मस्ती थी, मन में एक तरह की उमंग थी, कल्पना में एक तरह की रंगीनी थी। चहल पहल और आमोद प्रमोद से भरे उस नगर में मैं निकल पड़ा। दिल्ली नगर मेरे लिए नया नहीं है, लेकिन हर बार जब यहाँ आता हूँ यह नगर मुझे बदला सा लगता है। इस नगर में मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों की एक बहुत बड़ी संख्या मौजूद है। सारे देश से आदमी इस नगर में उमड़े पड़े रहे हैं। इन दोस्तों और रिश्तेदारों में कुछ संपन्न है और कुछ असंपन्न, लेकिन इन लोगों में किसी के पास पर्याप्त स्थान नहीं अतिरिक्त आदमियों के लिए। फिर भी इनमें से हर एक का आग्रह है कि मैं उसके यहाँ ठहरूं। इसका कारण संभवतः यह भी है कि मैं बड़ी तेजी के साथ उन्नति कर रहा हूँ। 2 साल के अंदर ही मैं एक अच्छा खासा व्यापारी बन गया। राजनीतिज्ञों और बड़े सरकारी अफसरों पर मेरा प्रभाव है, क्योंकि मुझे अगर धन उपार्जित करने का उपाय मालूम है तो मैं खर्च करने की कला भी जानता हूँ। मैं स्वच्छंद प्रकृति का आदमी हूँ और इसलिए मैं कभी भी अपने किसी मित्र या रिश्तेदार के यहाँ नहीं ठहरा करता। दूसरों के साथ ठहरने के अर्थ होते हैं दूसरे की नज़र के सामने अपने को खोल कर रख देना। यही नहीं, दूसरों के पारिवारिक अनुशासन और बंधनों में बंध जाना। दूसरों के साथ ठहरने में अकेले ठहरने वाले को भी असुविधा नहीं होती, ठहराने वाले को भी असुविधा होती है, शायद उससे भी अधिक। लेकिन सामाजिक प्राणी होने के नाते हम सब अपने अपने चेहरों पर झूठ का नकाब डाले रहते हैं। हम सब झूठा व्यवहार करते हैं, झूठा प्रदर्शन करते हैं और झूठ बोलते हैं। यह बात नहीं कि मैं अपने जीवन में झूठ को स्थान ही नहीं देता। मैं व्यापारी हूँ, माल बेचना, माल खरीदता हूँ। इस क्रय विक्रय में झूठ एक नितांत आवश्यक और अविलग्न संज्ञा है, और मैं अपने जीवन में व्यावसायिक झूठ से बुरी तरह घबरा गया हूँ। इसलिए अपने व्यक्तिगत जीवन से इस झूठ को जितना भी हो सके अलग रखना चाहता हूँ। मित्रों या रिश्तेदारों के साथ ठहरने के अर्थ होते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी झूठ को प्रश्रय देना, और इसलिए मैं होटल में ठहरा करता हूँ कि कम से कम झूठ से तो बच सकूँ।